मेरी शादी 7 लड़कों से हो गई। शरीर में हट्टे कट्टे और मैं बिल्कुल दुबली पतली, उन सबको कैसे झेलती। जैसे ही सुहागरात का टाइम आया, वे सातों बारी बारी से मेरे साथ सुहागरात करने लगे। उसके बाद जो हुआ, उससे तो मेरी रूह कांप जाती है। दरअसल मैं एक ऐसे परिवार और समाज में पैदा हुई जहां पर घर के सभी भाइयों के सिर्फ एक ही दुल्हन होती थी। मेरी माँ भी मेरे पापा और ताऊजी और चाचा जी सभी की पत्नी थी। मैं 14 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 5 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे 5 भाइयों की शादी थी। भाभी सिर्फ एक। उस समय मुझे इस सब की खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी कि ऐसी भी कोई प्रथा होती। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 5 भाभियां आएंगी। लेकिन भैया की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे 5 दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई है, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी 4 भाभियां कहाँ हैं। खैर, मैं इस सब को भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी, और अगर थोड़ी बहुत होती तो वो सिर्फ लड़कों के लिए। लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। सब लोगों के साथ मैं भी वहां गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 7 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी कि इनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की ही शादी है, तो फिर दूल्हे 7 कैसे हैं। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। जब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो मैंने माँ से पूछ लिया कि आखिर ये क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की ये एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सबसे शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती हैं। तभी माँ ने कहा कि बेटा, अब जैसे भी हो ये सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत पर निर्भर करता है कि उसके ससुराल में ज्यादा भाई न हो। मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं वहां से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बातें चलने लगी। भाई और पापा ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसीलिए घबरा रहा था कि पता नहीं कितने लड़कों से मेरी शादी होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी, आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। खैर, दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी। तभी मेरे सबसे बड़े भैया आए और कहने लगे कि श्रुति का रिश्ता तय कर दिया गया है। बहुत अच्छा खानदान है और जमीन भी अच्छी आती है। लड़के 7 भाई हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। 7 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार इस समाज को कोस रही थी कि आखिर ये प्रथा किसने और क्यों बनाई है। हम लड़कियों का ख्याल जरा भी नहीं है किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी भी तरह ये शादी न हो, लेकिन शायद किस्मत में भी यही लिखा हुआ था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें अब इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो ये सब झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम अपने आप सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहां से चली आई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, न कि 7 का। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारी में। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में भी मैं बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिख रही थी। मुझे सिर्फ ये चिंता सताए जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब।
फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजा के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पे ले जाया गया। वहां 7 दूल्हे बैठे थे। मेरा कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी उन 7 ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन 7 के साफे के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हम 7 की शादी संपन्न हुई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहां कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन 7 के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये सब बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरे ही चर्चे कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफों का मुंह पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ रहा था जो मेरी चिंता दूर कर दे। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजा और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहां बैठा दिया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहागरात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसे करते करते मेरे 7 पतियों ने मेरे साथ सुहागरात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के काम में लगा दिया। रात भर का दर्द मुझे काम करने में अड़चन पैदा कर रहा था, लेकिन मैं आखिर कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज रोज होता रहा। रात भर एक मशीन की तरह वो लोग मेरे जिस्म को नोचते और दिन में घर का काम मेरी हालत खराब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहां जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी। लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी श्रुति बहुत कमज़ोर है, वो एक साथ 7 लोगों के साथ संबंध बनाने में अब भी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे 7 पतियों के दिन बांध दिए कि एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है, और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध बनाता था। लेकिन मेरे सबसे छोटे पति बाकी सबसे अलग थे। वो मुझे समझते थे, मेरे मूड का भी ध्यान रखते थे और मेरी हर तकलीफ को समझते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक न होती तो वो मेरा ख्याल रखते थे। मैं भी उनसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वो ही थे जो मुझे अपनी मानते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के ही सपने देखने लगे थे। मेरे सबसे छोटे पति को अब बिल्कुल पसंद नहीं होता कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती थी। आखिर उनकी भी पत्नी थी मैं। एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझे कहा कि तुम रौनक यानी कि मेरे सबसे छोटे पति को इतना प्यार क्यों देती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं, हमें तो तुम इस तरह से प्यार नहीं करती। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से से मुझे पिटना शुरू कर दिया और बहुत दर्द भरा संबंध बनाया। मैं दर्द से कराहती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी दया नहीं की। इस तरह से उनकी तरह मेरे बाकी पतियों को भी मेरा रौनक के साथ प्यार बिल्कुल भी नहीं भाता। वो भी मुझे मार पीट का शिकार बनाने लगते। रौनक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारे क्या करते। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मेरे भतीजा हुआ है, तो मुझे वहां बुलाया गया है।
मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चली जाना, तुम्हें रौनक छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। उस रात रौनक की बारी थी मेरे कमरे में आने की। रात होते ही रौनक मेरे कमरे में आए। मैं उन्हें देखकर कपड़े उतारने लगी। तभी रौनक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रौनक कहने लगे कि देखो श्रुति, मुझसे तुम्हारी ये तकलीफ देखी नहीं जाती है और ऊपर से तुम्हें कोई और छुए मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तभी मैंने कहा कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा है और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी रौनक ने मुझे कहा कि अब हम ऐसे नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आऊंगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूंगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा तो हम लोग वहां से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में, इन सब से दूर। रौनक की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे। दूसरे दिन मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए रौनक के साथ निकल पड़ी। तभी रौनक के किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया तो रौनक को वहां जाना पड़ा। तभी रौनक ने मुझे मेरे पीहर जाने वाली बस पर बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चले गए। तभी सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था। शाम का समय हुआ। मेरे ससुर के पास मेरे पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज श्रुति को भेजा क्यों नहीं? तभी मेरे ससुर ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, श्रुति को तो सुबह ही बस में बैठा दिया था। फिर रौनक के आने के बाद मेरे ससुर ने रौनक से कहा कि श्रुति अभी तक अपने घर नहीं पहुंची है, क्या तुमने उसे सही से बस में नहीं बैठाया था क्या? तभी रौनक ने कहा कि नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह बैठा के आया था। अब रौनक भी बहुत घबरा गए कि आखिर श्रुति गई कहाँ। मेरे मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया था लेकिन अभी तक मेरे बारे में कोई भी खबर नहीं आई थी। सबसे ज्यादा रौनक दुखी थे कि आखिर मैं कहाँ गई। 2 दिन बाद वो मेरे साथ अपनी दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना हो गई थी। मेरी कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी श्रुति की लाश उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से श्रुति की पूरी बॉडी कुचली हुई सी थी। सब लोगों ने श्रुति की बॉडी उसके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान ली और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर श्रुति को मारा किसने? जब श्रुति गई थी तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं मिले। सब लोगों ने इसे लूटकर मारने का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। फिर बाद में इस घटना को भुला दिया गया। सब लोग भी भूल चुके थे, लेकिन श्रुति को भुलाना रौनक के लिए मुश्किल था। वह श्रुति की याद में दिन रात रहता। एक रात रौनक अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे खटखट की आवाज सुनी। रौनक ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और घर की पिछली तरफ गया जहां पर से आवाज आ रही थी। फिर उसने देखा कि श्रुति के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने जमीन से एक लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकाले। मैं देखकर चकरा गया जब मैंने देखा कि वो वही गहने थे जो उस दिन श्रुति पहनकर घर से गई थी। रौनक को सारा माजरा समझ में आ गया था, लेकिन वो ये सोचकर दुखी भी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। रौनक ने दूसरे दिन पुलिस को बुलवाया और सारी बातें कह डाली। श्रुति के ससुर रौनक को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन फिर पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने रौनक और श्रुति की सारी बातें सुन ली थीं कि ये लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे। तभी मैंने मेरे बाकी के 6 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी, इसी डर से श्रुति का पीछा करने लगा और कुछ मेरे गुंडे आदमियों की मदद से श्रुति को मरवा दिया ताकि वो रौनक के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाए।
पुलिस अब श्रुति के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। रौनक की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है, और अगर वो खुलकर जीना चाहे तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। रौनक अब अपनी पूरी जिंदगी श्रुति की यादों को समर्पित कर चुका था। तो भाइयों और बहनों, अगर मेरी आज कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद भाइयों और बहनों।